बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन रेप दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त। जनाबिल जबर और जनाबिल रज़ा में फ़र्क। डियर फेलोज़, इन दोनों ऑफेंसेस के दरमियान डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि एक चीज़ दोनों ऑफेंसेस के अंदर कॉमन है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन वो कौन से हालात हैं कि जो एक किस्म की सेक्सुअल इंटरकोर्स को जनाबिल जबर में मुंतकिल कर देते हैं और इसी तरह जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको वो जनाबिल रज़ा में तब्दील कर देते हैं। आइए पहले मैं आपके सामने मुतलका सेक्शंस आपके सामने रखता हूँ, उनको रीड आउट करता हूँ ताकि हम इन दोनों सेक्शंस की बेहतर कंप्रीहेंशन डेवलप कर सकें। एक बात इन दोनों सेक्शंस के हवाले से याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो लॉ के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड्स इन दोनों सेक्शंस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंस के हामिल हैं। मैं पहले आपके सामने 375 सेक्शन जो कि रेप यानी जनाबिल जबर को डील करता है वो आपके सामने रीड आउट करता हूँ। फिर इसके अंदर जो की वर्ड यूज़ हुए हैं विच डिस्टिंग्विश रेप फ्रॉम द फॉर्निकेशन वो आपके सामने रखूँगा इन द लाइट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सेक्शन 375 ये कहता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमन अंडर सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द 5 फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। डियर फेलोस, फॉर्निकेशन के अंदर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है एक मर्द और औरत की, और यहाँ पे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है, लेकिन सेक्शन 375 के अंदर 5 किस्म के हालात बता दिए गए हैं कि अगर इन हालात में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो वो रेप होगा, और जो हालात 496B के अंदर बताए गए हैं अगर वो हालात होंगे तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो फॉर्निकेशन होगा। पहले हालात में से पहली जो हालत बताई गई वो ये बताई गई कि अगर एक मर्द एक औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो अगेंस्ट हर विल करता है, और दूसरा दो हालात बताए गए वो विद आउट हर कंसेंट करता है, और तीसरा विद हर कंसेंट करता है लेकिन व्हेन द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, और चौथा विद हर कंसेंट when the man knows that he is not married to her, that the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is or believes herself to be married, and the fifth one with or without her consent when she is under 16 years of age. Dear fellows, इस सेक्शन के अंदर 3 जो की वर्ड यूज हुए हैं उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स, दूसरा विल और तीसरा कंसेंट। हम पहले विल और कंसेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और फिर इनकी जो पनिशमेंट्स हैं 376 के अंदर उसको देखेंगे, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे 496B की तरफ। अगर हम इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट विल को देखने की कोशिश करें, जब हम इन सेक्शन को पढ़ते हैं तो अमूमी तासुर जो बनता है वो ये बनता है कि विल और कंसेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम अपनी कॉमन पार्लेंस के अंदर अमूमी तौर पे विल और कंसेंट को इंटरचेंजेबली और अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। लेकिन दिस इज़ गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कि अगर लेजिस्लेचर ने 2 वर्ड एक सेक्शन के अंदर इस्तेमाल कर दिए हैं तो उसका मतलब ये है कि उन दोनों का लेजिस्लेटर के जहन में जो मतलब था वो मुख्तलिफ था। तो डियर फेलोज, आइए जजमेंट्स की रोशनी में देखते हैं। ये एक जजमेंट है 2016 PCRLJ पेज 1888। इस जजमेंट के अंदर हायर कोर्ट ने ये कहा विल को डिफाइन करते हुए कि कोर्ट्स हैव एक्सप्लेन्ड दैट द एक्सप्रेशन अगेंस्ट हर विल ordinarily means that the intercourse was done by a man
with the woman despite her resistance and opposition। यानी जब एक मर्द एक औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा था तो वुमन की तरफ से रेजिस्टेंस, स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो पुटअप की गई, अपोज किया गया और उसकी तरफ से मज़ाहमत की गई, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दी गई, तो इसका मतलब यह है कि रेप कमिट हुआ है। एक और जजमेंट के अंदर विल को डिफाइन करते हुए इसके स्कोप को वाइडर बयान किया गया और एक्सपेंसिव अंदाज में बयान किया गया। ये जजमेंट है मोहम्मद अशरफ वर्सेस द स्टेट 1997 PCRLJ पेज 1351 FSC। इसके अंदर कहा गया अगेंस्ट विल से मुराद है द टर्म अगेंस्ट विल इनकम्प्सेस inability of a person to make a choice because of his her circumstances। डी फेलोज, इसके अंदर ये कहा गया कि हालात ऐसे थे, अगेंस्ट विल का मतलब यह है कि हालात ऐसे थे जहां पर अपनी फैकल्टी को वो इस्तेमाल नहीं कर सकी खातून, और वो शी हैज बीन रेंडर्ड अनएबल टू डिसाइड एंड एक्सरसाइज हिज चॉइस कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे या ना करे, और वो अल्टीमेटली सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सकम्ब टू कर देती है। अब इसी जजमेंट के अंदर कुछ हालात बताए गए कि वो कौन से हालात हैं जिनमें उमूमी तौर पे जो औरत है शी हैज़ बीन रेंडर्ड टू बी अनएबल टू एक्सरसाइज हिज चॉइस। उसमें से पहला ये बताया गया कि वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। देखिए, पहली जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि यहाँ पर उसकी तरफ से रेजिस्टेंस आएगी, ऑपोजिशन आएगी, मज़ाहमत आएगी, लेकिन इस जजमेंट के अंदर बताया गया कि ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ हालातों वाक़यात ऐसे हैं जो उसको रेंडर कर देते हैं अनएबल टू एक्सरसाइज हिज चॉइस एंड टू यूज हिज फैकल्टी टू डिसाइड एज टू वेदर शी शुड सकम टू द सर्कमस्टांसेस और नॉट। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो बताया गया वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बताया गया। पहले सर्कमस्टांसेस बताया गया फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी अगर एक पीर और मुरीद के दरमियान ये वाक़यात पैदा होते हैं कि पीर जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हमला आवर होता है मुरीद पर, तो यहाँ पर उनके दरमियान जो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है वो उसको अनएबल कर देगा टू डिसाइड एंड एक्सरसाइज हिज चॉइस। और इसी की तरह अगर एक उस्ताद और तालब इल्म यानी टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी ट्रस्ट बेस्ड है, तो ये भी ऐसे हालात हैं जहाँ पर अगेंस्ट हिज विल जो है वो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो हो सकती है। दूसरा बताया गया लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, यानी अगर एडवोकेट और क्लाइंट है या इसी तरह लीगल एडवाइजर या उसका क्लाइंट है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जहां पर उनका रिलेशनशिप या लीगल होता है या एथिकल होता है और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बेस्ड होता है। तीसरा बताया गया रिलेशनशिप ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल पोजीशंस ऑफ कमांड। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉय जिसकी एम्प्लॉयमेंट एट स्टेक है और सुपरवाइजरी अथॉरिटी जो है वो उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसी सूरत में भी ये सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर अगेंस्ट हर विल जो है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकती है और जहां पर उसकी फैकल्टी जो है वो सस्पेंड हो सकती हैं, अनएबल हो सकती हैं टू डिसाइड। और चौथी बात है सस्टेनेंस एंड प्रोटेक्शन सच एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। चौथी बड़ी अनयूजुअल, अनकॉमन और बड़ी ऑब्नॉक्सियस किस्म के सर्कमस्टांसेस बताए गए, और ये अस्तगफिरुल्लाह ये गुजरांवाला के अंदर भी ये दो इंसिडेंट, एक मंडी के अंदर गुजरांवाला रीजन के अंदर, एक मंडी के अंदर, एक गुजरांवाला के अंदर भी दो वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए, FIR लॉज हुई, जहां पर एक बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता रहा और जो बेटी है वो रेजिस्ट नहीं करती रही, फाइनली ये चीज़ें एक्सपोज हुई और उस पर FIR हुई। तो ये वर्स्ट एग्जांपल है विच कैन बी कोटेड टू एक्सप्लेन दीज सर्कमस्टांसेस, जहाँ पर जो फीमेल थी, जो बेटी थी, शी वाज डिपेंडेंट एज फार एज सस्टेनेंस ऑफ हर कंसर्न। तो यहाँ पर ऐसे हालात थे जिन्होंने रेंडर कर दिया उस फीमेल को अनएबल टू एक्सरसाइज हिज चॉइस। और फिफ्थ है वेयर गर्ल हैज बीन ग्रूम्ड फॉर सेक्स फ्रॉम अ यंगर एज, शी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव लॉस्ट हर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस।
या कोई ऐसे हालात वाक़ हैं जहाँ पर एक फीमेल चाइल्ड को ऐसे घर ने अडॉप्ट कर लिया जो कि प्रोस्टिट्यूट्स का हाउस था, जहाँ पर उसको ग्रूम ही ऐसे इस तरह किया गया कि उसको इस काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब उसकी ग्रूमिंग ऐसे हालात में हुई है कि मेंटली शी हैज़ बीन इंडोक्ट्रिनेटेड कि शायद वो इसी पर्पस के लिए ही है। तो ऐसे हालातों वाक़यात ने उसकी फैकल्टी को सस्पेंड कर दिया और उसको रेंडर कर दिया अनएबल टू डिसाइड एंड एक्सरसाइज हिज चॉइस। तो डियर फेलोज, ये वो हालातों वाक़यात थे कि अगर ऑपोजिशन ना भी हो, अगर रेजिस्टेंस ना भी हो, लेकिन ऐसे हालातों वाक़यात मौजूद होते हैं। और अगर ऐसे हालातों वाक़यात मौजूद हैं तो ये 375 की जो पहली बात है अगेंस्ट वन की, अगेंस्ट हर विल, तो ये सारे के सारे इनकम्पस करेंगे इस पहले में, अगेंस्ट हर विल। डियर फेलोज, अब हम आते हैं अगेंस्ट हर कंसेंट। अगर हम कंसेंट की बात करें तो विदाउट कंसेंट को भी डिफाइन किया गया एक जजमेंट में PLD 1959 वेस्ट पाकिस्तान लाहौर पेज 38 पर। यहाँ पर क्या कहा गया कि कंसेंट सिग्निफाइज agreement to do an act freely. It also encompasses situations in which a person is unable to make an informed choice due to lack of capacity. आगे एग्जाम्पल दी गई मेंटल डिसीज, इंटेलेक्चुअल इनएप्टीट्यूड, इंटॉक्सिकेशन एक्स्ट्रा। डियर फेलोज, इसी जजमेंट के अंदर ये बताया गया, उमूमी तौर पे ये हम ये समझते हैं कि अगर अ फीमेल, अगर एक औरत ने सबमिट कर दिया टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो हम ये उमूमी तासर ये लेते हैं कि ये रेप नहीं। लेकिन इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि सबमिशन डजंट नेसेसरली मीन कंसेंट। कंसेंट शुड बी फ्री, रियल एंड इंटेलिजेंट। यानी ये बात जो है, ये बात सेक्शन 90 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी ये डिफाइन की गई कि अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। अगर क्या होता है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, तो वो कंसेंट नहीं होगी, वो विद आउट हर कंसेंट ही मानी जाएगी। इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, जो कि उसको इस तरह कंसेंट ली गई है कि उसको इंजरी कोई काज की जाती है। अब इंजरी को जब डेफिनेशन सेक्शंस में हम देखते हैं, डेफिनेशंस के सेक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, तो इंजरी आपकी रेपुटेशन की भी हो सकती है, आपकी मेंटल की भी हो सकती है, आपकी फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। अगर कोई बंदा ये ब्लैकमेल करता है, सपोज ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि अगर किसी के पोर्नोग्राफिकल या कोई नेकेड पिक्चर्स किसी के हाथ लग जाती हैं और उसकी बुनियाद पर किसी औरत को वो ब्लैकमेल करता है और उसके नतीजे में शी succumbs to the blackmailing of that person और वो सेक्सुअली इंटरकोर्स का वाकया हो जाता है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो इस हवाले से कोट की जा सकती है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप इन द फियर ऑफ इंजरी उसको ब्लैकमेल करते हुए, इंजरी काज करते हुए उसकी कंसेंट ले लेते हैं, तो ये विद आउट कंसेंट के जुमरे में आएगी। इसी तरह अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट AIR 2014 सेक्शन 384 के अंदर बताया गया कि कमीशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ अक्यूज्ड विद प्रोसिक्यूट्रिक्स बाय गिविंग फॉल्स एश्योरेंस दैट he would marry her after she got pregnant. He refused to do so. Thus, consent of prosecutrix obtained under misconception of fact as defined under section 90 was not voluntary consent. Dear fellows, a misconception of fact इस जजमेंट के अंदर बड़ा डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि अगर किसी औरत को ये तासुर देकर कि आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो वो उसके साथ शादी करेगा, अगर आप मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की बुनियाद पर वो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है, तो इस बुनियाद पे ये
इसके एम्बट से इस केस को रेप के एम्बट से एक्सक्लूड नहीं कर दिया जाएगा कि ये तो उसकी रजामंदी के साथ उसने नहीं किया है। लेकिन कंसेंट जब 90 के अंदर हम कंसेंट को देखते हैं तो वो कंसेंट है ही नहीं। अगर वो मिसलीड करके, अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की बुनियाद पर या फियर ऑफ इंजरी की बुनियाद पर जो ली गई है वो फिर कंसेंट नहीं होगी। इसी तरह AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 2645 के अंदर भी यही बात लिखी गई कि obtaining of consent by exercising deceit cannot be legitimate defense to exculpate accused, कि अगर आपने धोखाधड़ी के साथ कंसेंट ले लिया तो ये भी कंसेंट जो है वो एक्चुअल कंसेंट नहीं है और ये सेक्शन 90 के तहत फ्री वॉलंटरी कंसेंट नहीं है। और इसी तरह 2016 PCRLJ पेज 1888 के अंदर भी ये कहा गया कि कंसेंट ऑब्टेन बाय डिसीटफुल मीन्स इज नो कंसेंट एट ऑल, कि अगर डिसीटफुल धोखाधड़ी के साथ उसकी कंसेंट ली गई है तो ये भी कंसेंट नहीं है। डियर फेलोज, अगेंस्ट हर विल और अगेंस्ट हर कंसेंट को इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स एक्सप्लेन करने के बाद एक अमूमी तासुर ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि हम रेप के अंदर एलिमेंट ऑफ एग्रेशन, एलिमेंट ऑफ वायलेंस अमूमी तौर पे तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमने इस सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स के अंदर देखा तो हमने ये देखा कि अगेंस्ट हर विल के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि उस जजमेंट के अंदर बताए गए कि जहां पर हिज फैकल्टी हैज़ बिन सस्पेंडेड एंड शी हैज़ बिन रेंडर्ड टू बी अनएबल टू डिसाइड और एक्सरसाइज हर चॉइस को उसको सस्पेंड कर दिया है। तो इस सूरत में ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो वो भी रेप के जुमरे में आएगी। इसी तरह हमने कंसेंट देखा कि अगर उसको मिसलीड करके, डिसीव करके, हुडविंग करके और इसके साथ साथ उसको अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की बुनियाद पर अगर उसकी कंसेंट ले ली गई है तो वो भी कंसेंट अंडर सेक्शन 90 नहीं है। डियर फेलोज, अब तीसरा लफ्ज इसके अंदर बड़ा आम था, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से और डिफेंस की तरफ से इस बात पे भी बड़ा डिबेट होता है, बड़ा आर्गूमेंट होता है। तो इसको भी AIR 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पेज 1497 और फिर 2016 PCRLJ पेज 1888 के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल एक्सप्लेन किया गया और ये कहा गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, हम अमूमी तौर पे ये समझते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब शायद ये है कि इजैकुलेशन ऑफ सीमन हो या उसके अंदर प्रॉपर दखूल हो, नहीं। इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इज हेल्ड टू मीन द स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द वुल्वा ऑफ द पीनस, सो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज इमैटेरियल। To constitute the offense of rape, it is not necessary that there should be complete penetration of the penis with emission of semen and rupture of hymen, partial penetration of the penis within the labia majora of the vulva with or without emission of semen, or even an attempt at the penetration is quite sufficient for the purpose of the law. तो dear fellows, ये वो अमूमी तासुर जो हमारे जहनों में है रेप के मुतल्लक, वो सारे के सारे इन जजमेंट्स की रोशनी में ज़ायल हो जाने चाहिए। डियर फेलोज, अब अगर हम इसकी सज़ा की तरफ आएँ तो 376 के अंदर 4 तरह की सज़ाएं बताई गई। पहली सज़ा ये बताई गई कि अगर रेप कमिट होता है तो whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years and shall also be liable to fine। पहली सज़ा इसकी हो सकती है डेथ, दूसरी हो सकती है जो ईदर डिस्क्रिप्शन यानी सिंपल भी हो सकती है और बामुशक्कत भी हो सकती है, वो जो 10 साल से कम नहीं होगी और 25 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और इसके साथ साथ फाइन ज़रूर होगा। दूसरी जो सज़ा बताई गई, व्हेन रेप इज कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन्स, अगर गैंग रेप होता है यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रेप करते हैं, जना बिल जबर करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, तो ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कम से कम जो उसकी सज़ा होगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। ये फेलो तीसरा, whoever commits, तीसरी सज़ा जो दी गई वो ये है, whoever commits rape of a minor
or a person with mental or physical disability shall be punished with death or imprisonment for life and fine। कि अगर किसी बच्चे के साथ, माइनर के साथ, या किसी मेंटली रिटार्डेड शख्स के साथ, फिजिकली डिसेबल के शख्स के साथ ये रेप कमिट होता है तो इस पर कम से कम सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा डेथ है और इसके साथ फाइन है। नंबर 4 पे whoever being a police public servant including a police officer, medical officer or jailer taking advantage of his official position commits rape shall be punished with death or imprisonment for life and fine। डियर फेलोज, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने सबऑर्डिनेट के साथ करता है, पुलिस ऑफिसर किसी के साथ करता है, मेडिकल ऑफिसर किसी के साथ करता है, अपनी पोजीशन का नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जेलर किसी जेल में मुक़य्यद शख्स के साथ करता है, तो उसकी कम से कम सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा डेथ है और इसके साथ इसको फाइन होगा। डियर फेलोज, ये तो सेक्शन 375 था और 376 था। अब हम सेक्शन, ये फेलोज ये तो थे सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376। 375 के अंदर वो सर्कमस्टांसेस जहाँ पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स इन हालात में हो तो वो रेप के जुमरे में आएगा, और 376 के अंदर हमने पनिशमेंट जो है वो रेप की देखी। अब अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो सीआरपीसी के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर जो इसका प्रोसीजर बताया गया कि 376 जो है ये कॉग्निजेबल है, यानी काबिल दस्तंदाजी है, इसके साथ साथ ये नॉन बेलेबल है यानी नाकाबिल ज़मानत है, और इसके साथ साथ ये नॉन कंपाउंडेबल है या नाकाबिल राजीनामा है, और ये ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है यानी इसका ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट करेगा। डियर फेलोज, अगर हम इसके साथ साथ अब सेक्शन 496B की बात करें, फॉर्निकेशन की बात करें, तो ये सेक्शन मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। अ मैन एंड अ वुमन नॉट मैरिड टू ईच अदर आर सेड टू कमिट फॉर्निकेशन इफ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वन अनदर। इसके अंदर जो पहली रेक्विजिट है वो ये है कि मर्द और औरत जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उनका गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि वो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स अनलाइक रेप ये विलफुली कर रहे हैं, अपनी मर्जी के साथ कर रहे हैं। तो डियर फेलोस, इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया कि अगर ये फॉर्निकेशन कमिट होती है तो इसकी सज़ा होगी शैल बी पनिश्ड with imprisonment for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine not exceeding 10,000 rupees। यानी 5 साल तक इसकी सज़ा हो सकती है, सज़ा होगी, और इसके साथ साथ इसको 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। अब अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो 496B जो है ये नॉन कॉग्निजेबल है, यानी ये नाकाबिल दस्तंदाजी है, इसकी FIR लॉन्च नहीं होगी बल्कि इसकी कंप्लेंट होगी, और इसके साथ साथ ये बेलेबल है यानी काबिल ज़मानत है, इसके साथ साथ ये नॉन कंपाउंडेबल है, ना काबिल राजीनामा है, और ये ट्राइएबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है। अब अगर हम इसकी प्रोसीजर की बात करें कि इसका केस चलेगा कैसे, तो सीआरपीसी के अंदर कंप्लेंट इन केस ऑफ फॉर्निकेशन का एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। वो सेक्शन है 203 यानी 203। इसके अंदर ये बताया गया कि इसकी कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ ऑन दी कंप्लेंट पर हो सकती है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ले सकती है, और कंप्लेनेंट अपने साथ 2 विटनेसेस आई विटनेसेस लाएगा। कोर्ट में जब प्रोड्यूस किए जाएंगे तो कोर्ट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगी, 2 विटनेसेस आई विटनेसेस को एग्जामिन करेगी, और उसके बाद उनके एग्जामिनेशन को रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगी, कंप्लेनेंट के साइन लेगी, विटनेसेस की आई विटनेसेस की साइन लेगी, और इसके साथ साथ अदालत जज साहब जो है वो अपने साइन करेंगे। और अगर जज साहब ये समझते हैं कि जो चार्ज है वो सफिशिएंट इसकी ग्राउंड मौजूद है तो प्रोसीड विद, तो फिर प्रोसेस इशू कर देंगी फॉर द अटेंडेंस ऑफ एन एक्यूज। लेकिन 5वीं बात जो इसके अंदर लिखी गई वो ये लिखी गई कि ये कंप्लेंट एंटरटेन नहीं हो सकती अगर जिना यानी अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ऑफेंस ऑफ जिना हदूद ऑर्डिनेंस इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत कोई कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल्ड है या ट्रायल चल चुका है और उसमें अक्यूटल या कन्विक्शन हो चुकी है, तो फिर ये कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होगी। डियर फेलोज, इन दोनों सेक्शंस को एट लेंथ हमने डिस्कस करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जना बिल जबर और जना बिल रज़ा के दरमियान आप बेहतर तरीके से डिफरेंस क्रिएट करने की पोजीशन में मौजूद हैं। अब इसके अंदर एक और क्वेरी जो अमूमी तौर पे पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR लॉन्च होगी अंडर सेक्शन 376 और लेटर ऑन आईओ इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स थी ये
जनाबिल जबर नहीं थी बल्कि जनाबिल रज़ा थी, तो फिर आईओ के पास क्या ऑप्शन है? 24/7 के अंदर पुलिस रूल्स के 1934 के 24/7 के अंदर जहां पर कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर की ग्राउंड बताई गई हैं, वहां पर एक ग्राउंड ये भी है कि अगर आफ्टर लॉजिंग एफआईआर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट कम्स ऑन सरफेस कि ये जिस ऑफेंस की एफआईआर लॉन्च की गई है ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो आईए के पास ये इख्तियार है कि वो एसएचओ के थ्रू इन्वेस्टिगेशन, एसएचपी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट मुरतब कर सकता है और मुतलका मजिस्ट्रेट को सबमिट कर सकता है। आगे स्वाबदीद है मजिस्ट्रेट की वो उसके साथ एग्री करे या डिसएग्री करे। डियर फेलोस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।